हमने अच्छी खासी की। जी, आज हमने करना है प्रेडिक्शंस फ्रॉम शेल मॉडल। लास्ट जो किया था वो हमने शेल मॉडल किया था। तो अब उस शेल मॉडल की एक्सप्लेनेशन के बाद हम उससे क्या प्रेडिक्ट करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कि उससे हम क्या कंक्लूजन्स लेते हैं, या वो हमारे लिए कहाँ कहाँ हेल्पफुल है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेडिक्शंस फ्रॉम शेल मॉडल। तो लास्ट लेक्चर में किसी को कोई इशू तो नहीं है? कल मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हमने एनर्जी लेवल डायग्राम करनी है, तो जी हाँ, आपने एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो करनी है। उसको मेमोराइज नहीं करना, बल्कि वो आपको समझ आ जाएगी कि जिस तरह से वो आप उसकी वो डिविजन्स करेंगे ऑर्बिट्स की। ठीक है जी। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, उससे तो हम सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी और मास जो है वो न्यूक्लियस का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ जो प्रॉपर्टी हैं जो कि न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर के बारे में, वो हम शेल मॉडल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इससे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ या कौन कौन सी चीज़ें कंक्लूड करते हैं, ये स्टेप वाइज यहाँ पे गिवन है। चलें इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब आपको पता है कि जो कंप्लीट शेल होते हैं, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कंप्लीट शेल होते हैं, कंप्लीट शेल का मतलब क्या है कि जो मसलन फॉर एग्जांपल आपका जो न्यूक्लियाई है वो इवन इवन न्यूक्लियाई है, यानी कि उसमें आपके जो जेड हैं यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है। तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये आपका कंप्लीट शेल है। जब कोई आपका शेल कंप्लीट होता है तो जो आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो आपस में पेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जी भी 2 है, एन भी 2 है, तो 2 जी है और 2 एन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलके पेयर बनाएंगे। तो जब पेयर बनता है तो एक पेयर जो होता है, अगर उसकी स्पिन पॉजिटिव 1/2 है तो दूसरे की जो स्पिन होगी वो नेगेटिव 1/2 होगी। ठीक है। तो एक पेयर के लिए फिर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा उस न्यूक्लियाई का वो ज़ीरो होगा। ठीक है। तो या अब मेन कंक्लूजन इस प्रॉपर्टी का ये है कि जो इवन टाइप के न्यूक्लियाई हैं या जो कंप्लीट शेल्स हैं जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो इवन होते हैं, वहाँ पे वो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। और पेयरिंग में वो इस तरह से पेयरिंग होती है, एक पेयर इस तरह से बनता है कि एक पॉजिटिव स्पिन और एक नेगेटिव स्पिन, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिन मिलके आपको ज़ीरो वैल्यू देते हैं। स्पिन की नेट स्पिन जो है वो आपके पास ज़ीरो होती है। तो जब आपकी स्पिन ज़ीरो होती है तो उस केस में जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल दी हुई है फॉर जे इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आप जे आपका ज़ीरो है तो उसके लिए ऑक्सीजन के लिए, कार्बन 12 के लिए, हीलियम 4 के लिए, इन तीनों के केसेस में आप देखें कि जो जी है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो इवन है। तो इवन इवन न्यूक्लियाई के लिए जो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट शेल के केस में या इवन के केस में, तो आप कंप्लीट शेल के केस में आप टोटल एंगुलर मोमेंटम जब आपसे पूछा जाए कितना है न्यूक्लियाई का, तो वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। लेकिन दूसरा केस, जब आपके पास ऑड टाइप न्यूक्लियाई हो, ऑड टाइप न्यूक्लियाई कब होगा आपके पास, जब उसका टोटल मैस नंबर ऑड होगा। और टोटल मैस नंबर एक कब ऑड होगा, जब जेड और एन दोनों में से कोई एक एक टाइम पे ऑड हो, यानी ऑड जेड इवन एन हो या इवन जेड ऑड एन हो। इन दोनों केसेस में आपका जो मैस नंबर होगा वो ऑड होगा। और जब मैस नंबर ऑड है तो इसका मतलब ये है कि जब आप पेयरिंग करवाएंगे तो सारे आपस में पेयरिंग करते जाएंगे, तो जो आपका फैक्टर ऑड है, मतलब अगर फर्ज करें आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड जो है वो 7 है, तो 6 तो आपस में पेयरिंग कर लेंगे, लेकिन 7th जो प्रोटॉन है वो अनपेयर्ड बच जाएगा। ठीक है। या इस केस में ऑड एन है, आपके पास 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 6 आपस में पेयरिंग कर लेंगे, 1 जो है वो अनपेयर्ड रह जाएगा। तो जब आपका ऑड ए है तो ऑड ए में इन दोनों में से कोई ना कोई एक, यानी जेड और एन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑड होगा, तो वो जो अनपेयर्ड होगा उस एन पेयर्ड का, अनपेयर्ड एक सिंगल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वही उस टोटल न्यूक्लियाई का एंगुलर मोमेंटम होगा।
कैसे होगा ये मैं आपको अभी इसके आगे एग्जांपल गिवन है उसमें आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, जो शेल मॉडल है उसके मुताबिक कोई भी, जो सेकंड कंक्लूजन वो ये है कि कोई भी आपका न्यूक्लियाई जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हम डिफाइन करते हैं उसके लास्ट जो सिंगल अनपेयर्ड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होगा उससे। यानी अगर आपने न्यूक्लियाई का टोटल एंगुलर मोमेंटम बताना है तो जो सिंगल लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बचेगा उससे ही आप उस न्यूक्लियाई का टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफाइन करेंगे। आगे एग्जांपल आ रही है, ज़रा एग्जांपल देखें। ये देखें, फॉर एग्जांपल ये C13 है, कार्बन 13 है, नाइट्रोजन 13 है। अब इन दोनों का जो मैस नंबर ए है वो 13 है, यानी वो ऑड है। तो जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो अनपेयर्ड होगा उसके लिए जो जे की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, ठीक है। जे जो है इसमें वो 1/2 है, तो इसका मतलब जो लास्ट अनपेयर्ड बचेगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम है 1/2 है। इसी तरह जब आपके पास ऑक्सीजन 17 है, फ्लोरीन 17 है, तो इनके केस में जो लास्ट पेयर्ड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बचेगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो 5/2 है, इसलिए उस न्यूक्लियाई का टोटल एंगुलर मोमेंटम भी 5/2 होगा। इसी तरह ये कैल्शियम है, इसके केस में ये 7/2 है। ये किस तरह से है ये देखिए, आगे इसने इसको सॉल्व भी किया है। यहाँ पे चेक करें, अगर आप कार्बन 12 लेते हैं, अभी कार्बन 12 के केस में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये क्लोज्ड शेल हो गया, ये क्लोज शेल हो गया। पी में 4 आ सकते थे, 4 आ गए, एस में 2 आ सकते थे, 2 आ गए, यहाँ पे भी तो ये क्लोज शेल है। तो क्लोज शेल के केस में तो वैसे ही हमने बोला है कि जे की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। अब ज़रा ऑक्सीजन का केस देखें, 17। 17 का मतलब ये है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब ये है कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 8 हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 8 हैं, तो 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बचेंगे वो 9 बचेंगे। अब ज़रा 8 और 9 की आप कन्फिग्रेशन चेक करें। तो 8 प्रोटॉन जो हैं जब आप इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं तो एस में 2 आ सकते हैं, तो 2 आ गए। 4 में जो आपके पास P3/2 में आपके पास 4 आ सकते हैं और P1/2 में आपके पास 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पे ये 8 कंप्लीट हो गए। यानी कि जो प्रोटॉन्स के लिए हैं वो तो शेल्स कंप्लीट हो गए। अब आपका अनपेयर्ड कहाँ पे बचेगा? आपको वैसे भी पता है कि यहाँ पे प्रोटॉन का इवन नंबर है, तो ये तो अनपेयर्ड नहीं हो सकते, ये तो पेयरिंग में एक दूसरे के साथ अपने आप को अरेंज कर लेंगे। अब किसके केस में? न्यूट्रॉन के केस में आपके पास ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक अनपेयर्ड न्यूट्रॉन आपके पास बचेगा। तो इसकी कन्फिग्रेशन देखें, अगर आप S1/2, ठीक है, S1/2 उसमें आपके पास 2 आ सकते हैं, 2 आ गए। 3/2 में 4 की पॉसिबिलिटी है, 4 आ गए। इसके बाद आपके पास 1/2 में 2 आ सकते हैं, आ गए। यहाँ तक 8 पूरे हो गए, जबकि यहाँ पे कितने? 9। तो एक रिमेनिंग वो किस में चला गया? वो D5/2 में चला गया, ठीक है। अब ये सिंगल एक न्यूट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो सबस्क्रिप्ट में होता है ये किस चीज़ को शो कर रहा होता है? ये उसके, ये आपके जे की वैल्यू को शो कर रहा होता है, एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा होता है। तो इस वाले जो आपके न्यूट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो 5/2 है। तो इट मीन्स ओवरऑल जो ऑक्सीजन 17 आपका न्यूक्लियाई है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी 5/2 है। यानी कि जो हमने बात की थी कि जो लास्ट न्यूक्लियाई होता है, लास्ट न्यूक्लियाई के ही एंगुलर मोमेंटम से हम उस टोटल न्यूक्लियाई का, सॉरी, लास्ट जो आपका अनपेड न्यूक्लियन है उसी से ही हम आपके न्यूक्लियाई का एक्सप्लेन करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब साथ ही इसके एक और एग्जांपल देखें, ये थोड़ा हैवियर एलिमेंट है इसके मुकाबले में, ये है K39। 19 इसका एटॉमिक नंबर है और 39 इसका मैस नंबर है। 19 इसका मतलब इसमें प्रोटॉन है, 20 जो है वो इसमें
न्यूट्रॉन है। अब देखें इस केस में न्यूट्रॉन जो है वो इसके इवन नंबर है और जो प्रोटॉन है वो इसका ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि 20 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा अनपेयर्ड न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। तो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन किसकी वजह से आएगा? अनपेयर्ड जो है वो प्रोटॉन की वजह से आएगा। तो ये आप जब इसकी कंप्लीट कन्फिग्रेशन करते हैं तो आपके पास 8 के बाद D5/2 में 6, फिर 2 आपको पता है इसके साथ ही ओवरलैपिंग होती है और 2 स्टार्ट होता है 2, तो 1D यहाँ पे जो आपका 3 है, यहाँ पे कितने आने चाहिए थे आपके? एक्चुअली यहाँ पे आपके 4 आने चाहिए थे, तो यहाँ पे 3 हैं, तो ये अनपेयर्ड एक यहाँ पे बचा हुआ है। तो उसका जे कितना हो गया? फिर इस केस में जे कितना है? 3/2। तो इसका मतलब है K39 में जो न्यूक्लियाई है K39 का, उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो 3/2 है। अब देखें ये तो मतलब एक कंक्लूजन दिया हमने शेल मॉडल से, लेकिन आल दो हमें यहाँ से स्पिन और पैरिटी का पता चल रहा है, बहुत सारे ऑड न्यूक्लियाई का भी और बहुत सारे इवन न्यूक्लियाई का भी, क्लोज का भी हमें पता चल रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो शेल मॉडल है इससे हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसी न्यूक्लियाई का, वो जो आ रहा है वो एग्जैक्ट आ रहा है, क्योंकि कुछ केसेस न्यूक्लियाई के ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ से ये प्रेडिक्शन जो है वो रॉन्ग जो है वो प्रूव होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका शेल मॉडल है वो बहुत सारे ऑड और इवन जो न्यूक्लियाई हैं उनका एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्ट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये सभी का फाइंड करके देता है और करेक्ट फाइंड करके देता है, तो ये हमारी अजम्पशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल दी गई थी, उस एग्जांपल में ये कोट किया गया था कि ये जो आपने मेथड लगाया है वो ठीक नहीं है। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया, ये देखें एक्सपेरिमेंटली ये आर्सेनाइड है और निकल है, जब इसकी कन्फिग्रेशन की गई तो देखें आर्सेनाइड 75 इसमें न्यूक्लियॉन्स हैं और निकल में 61 न्यूक्लियॉन्स हैं। जब हम इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये एफ तक जा रहा है, ठीक है। और आपको पता है जब हम एफ में जा रहे होते हैं तो एफ में जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो 7/2 या 5/2 होता है। तो जब हम एफ इसकी बेस पे करें तो यहाँ पे आपके पास जो आपका वो आता है एंगुलर मोमेंटम आता है वो 3/2 आता है, ठीक है। तो है ज़रूरी नहीं होता कि हैवियर वाला जो हो वो लाइटर वाले के लिए आए या लाइटर वाला जो है वो हैवियर के लिए आए। देखें ये हैवियर वन था, यहाँ पे अनपेयर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है? 2p 3/2 में, यहाँ पे एक ऑड जो है वो आपका पड़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली उसने इसका 3/2 जो है वो फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो हालांकि ये एक हैवियर न्यूक्लियाई है, तो इससे जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनके लिए 5/2 आ रहा है और हैवियर के लिए 3/2। तो कुछ एजम्पशंस को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया गया, कुछ एजम्पशन को कि जो है अनपेयर्ड या पेयर्ड के हिसाब से तो बात ठीक है, बट अगर हम जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देखें तो वो हैवी और लाइटर न्यूक्लियर के हिसाब से वेरीफाइड नहीं है। दूसरा इसका प्रेडिक्शन ये है, या दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि जो मैं आपने हमने अभी कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है लास्ट न्यूक्लियाई का, उसी पे डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम किसी न्यूक्लियाई का, ठीक है। टोटल न्यूक्लियाई का जो एंगुलर मोमेंटम है वो लास्ट वाला जो अनपेयर्ड है उस पर डिपेंड करता है, और पेयर्ड के मुकाबले में तो वो वैसे ही ज़ीरो होता है। तो इसी तरह हमें पता है जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? मैग्नेटिक मोमेंट्स किस पे डिपेंड करती है? एंगुलर मोमेंटम पे, ठीक है। तो जो आपके मैजिक न्यूक्लियाई हैं, अगर आप अपने मैजिक नंबर्स देखें तो वो सारे के सारे इवन न्यूक्लियाई हैं। तो हम कह सकते हैं कि इवन न्यूक्लियाई हैं, तो जितने भी मैजिक न्यूक्लियाई हैं उनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो जो मैजिक न्यूक्लियाई हैं उनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और आपके हैं मैजिक के अलावा जो और न्यूक्लियाई हैं उनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की कोई ना कोई वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगुलर मोमेंटम। थर्ड नेक्स्ट है कि जो आपका शेल मॉडल है इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दी थी। एक तो इसने मैजिक नंबर्स को वेरीफाई किया था, थर्ड इसने एक ये चीज़ की थी कि इसने जो आइसोमर्स हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स,
इसने उनकी एग्जिस्टेंस को भी प्रूव किया था या वेरीफाई किया था। अब ये न्यूक्लियर आइसोमर्स जो हैं, ये उसके मुताबिक सिंगल पार्टिकल मॉडल या शेल मॉडल के मुताबिक कि जो आइसोमर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं किसी भी न्यूक्लियस में, और ये न्यूक्लियर आइसोमर्स की फॉर्मेशन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या हैं, ये एक जो आइसोमर्स हैं, अगर आपसे पूछा जाता है क्या है, तो ये आइसोमर्स भी एक न्यूक्लियाई ही इनको हम बोलते हैं। इनको हम आइसोमेरिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। इनमें ये होता है कि जो कुछ आपके न्यूक्लियॉन्स मेटास्टेबल स्टेट में होते हैं, और वो एक्साइटेड स्टेट है, जाहिर है मेटास्टेबल स्टेट भी एक एक्साइटेड स्टेट है, यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट से तो नीचे आती है, लेकिन ये भी एक्साइटेड स्टेट ही होती है। तो इसमें आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करते हैं। ठीक है, और वो जल्दी ग्राउंड स्टेट में नहीं आते, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है डी एक्साइटेशन की वो बहुत स्मॉल होती है। तो इसलिए जो आपके शेल मॉडल है, जब हमने इसमें जब शेल स्ट्रक्चर को ये कंफर्म करता है, तो फिर ये न्यूक्लियर आइसोमरिज्म का जो फिनोमिना है, यानी कि ये कि एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर आइसोमर्स वो जो है एग्जिस्ट करते हैं, और ये बिल्कुल एक्साइटेड लेवल से नीचे जो मेटास्टेबल स्टेट है वहाँ पे ये न्यूक्लियाई उनकी जो स्टेट है एग्जिस्ट करने की, वो मेटास्टेबल स्टेट है। तो ये उनको भी वेरीफाई करता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि बाय यूजिंग द शेल मॉडल हम जो बीटा एमिटर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे न्यूक्लियाई जो बीटा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, हम उन बीटा एमिटर्स का, जो बीटा एमिटर एमिट करने वाले न्यूक्लियाई हैं, उनकी लाइफ टाइम का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, और स्ट्रिपिंग रिएक्शंस उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंगल पार्टिकल मॉडल। अब ये स्ट्रिपिंग रिएक्शंस क्या है, ये जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस, इनडायरेक्ट रिएक्शंस, स्ट्रिपिंग रिएक्शंस, नॉकआउट रिएक्शंस, ये रिएक्शंस की टाइप हैं। तो उसमें स्ट्रिपिंग रिएक्शंस का भी एक फिनोमिना है, ये भी एक रिएक्शंस की टाइप है, तो ये हम वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिपिंग रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी ये आपका जो इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल है या शेल मॉडल है, ये हेल्पफुल है। ठीक है, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बीटा मीटर्स की, या जो बीटा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम उसके न्यूक्लियाई से ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम इसका एंगुलर मोमेंटम है या पैरिटी है, वो जो पेरेंट न्यूक्लियाई की होगी वही उसकी से एमिट होने वाली रेडिएशंस की से ही की होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बीटा एमिटर्स हैं, जो बीटा रेडिएशन को एमिट करते हैं, अगर हमें उनकी पैरिटीज़, उनके एंगुलर मोमेंटम यानी न्यूक्लियाइज का पता होगा, तो हम उनसे एमिट होने वाली रेडिएशन की भी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा है पीछे कि शेल मॉडल को लेके हम बड़ी इजीली एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं तो हम पैरिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से पैरिटी भी एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करती है। और शायद आपको याद भी हो, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पैरिटी का देखा था, इवन ऑड पैरिटी। तो वो आपको याद होगा कि -1 raised to power L, तो L उसमें क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो किसी भी न्यूक्लियाई की पैरिटी वैल्यू ऑफ L पे डिपेंड करती है। तो अगर हमें न्यूक्लियाई की पैरिटी पता है तो फिर हम उससे एमिट होने वाली रेडिएशन, यानी कि बीटा जो है या जो भी रेडिएशन एमिट होगी उसकी पैरिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो आपका सिंगल पार्टिकल मॉडल भी इसको हम बोलते हैं, शेल मॉडल भी बोलते हैं इसको, बाद में इसकी प्रेडिक्शन के बाद एक और नाम दे दिया गया इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल का। ठीक है जी, क्योंकि इसमें आपके तमाम न्यूक्लियॉन्स शेल के अंदर एक दूसरे से, दूसरे न्यूक्लियॉन से इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं, और जब सब पार्टिकल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं तो फिर हम उन सब की वजह से जो एवरेज फील्ड या जो एवरेज फोर्स प्रोड्यूस होती है वो कैलकुलेट करते हैं। और वो एवरेज हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम एलएस या जेजे कपलिंग से। ठीक है, अगर हमने उसका टोटल, उसकी स्पिन कैलकुलेट करनी है तो भी हमें एलएस कपलिंग या जेजे कपलिंग से कर सकते हैं, टोटल उस न्यूक्लियाई का जो एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो आपको याद होगा एलएस कपलिंग में क्या होता है कि जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का हम पहले इंडिविजुअल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मालूम करते हैं, और फिर उन सब का इंडिविजुअल जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऐड करते हैं। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम और फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करके हम जे निकालते हैं।
जबकि जे कपलिंग में हम क्या करते हैं, हम हर न्यूक्लियन का स्मॉल जे यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एक दफ़ा कैलकुलेट करके और फिर तमाम जेज जो हैं, जितने न्यूक्लियंस हैं उतने उन सब के जेज को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे इस मॉडल को हम इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल भी कहते हैं, कि जिसमें पार्टिकल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और उन सब का हम एवरेज बिहेवियर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी क्लास, काफ़ी है इतना। हाँ जी मैम जी, बहुत है। बहुत है। हाँ जी मैम जी। बहुत है मैम, इसकी रिकॉर्डिंग काइंडली आप यूट्यूब पे पिछली बार की तरह कर दिया करें। वो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक्चुअली लास्ट टाइम भी मुझे बच्चों ने क्लास में कहा था कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वो लास्ट टाइम भी वो बच्चों ने कहा था रिकॉर्डिंग, तो वो एक्चुअली है ये कि अभी आपके ना पोर्टल पे वो आपके अटेंडेंस और वो ऐड वीडियो लेक्चर का ऑप्शन नहीं हुआ था, तो इस वजह से आपके लेक्चर अपलोड नहीं हुए। तो अब क्योंकि वो कल से मैम हो मैसेज, गया वो अपडेट, हाँ जी, कल से अब मैसेज दोबारा आ मैम गया था कि पोर्टल जो है इस दफा क्राइटेरिया क्या है उसका अटेंडेंस का? 0% है मैम इस बार क्राइटेरिया तो अभी तक। नहीं, वो मुझे नहीं तो पता फिर 0% अटेंडेंस का तो कोई क्योंकि इश्यू नहीं होगा ना? अभी तो साथ साथ अभी तो हम हर चीज़ जो है वो शेयर करेंगे, जूम रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, आपके लेक्चर भी शेयर कर रहे हैं इस पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब सारा कुछ प्रॉपर वे में अब होना है तो फिर अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे ये ऑप्शन है कि मुझे आपकी जो है ना अटेंडेंस उसका स्क्रीनशॉट जो वो इमेज जो है पार्टिसिपेंट्स का वो भी मुझे शो करवाना है। तो इसका मतलब यही है कि फिर अगर आपने वो वाला शो करवाना है तो फिर आपको अटेंडेंस भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर ये तो नहीं होगा कि जी मैम कोई, वो तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो आ रहा है वो 0% ही आ रहा है। नेक्स्ट जो हो तब का तो नहीं आइडिया, लेकिन फिलहाल 0 है। हाँ तो ये नेक्स्ट ये इनका तो आपको तो पता है कि कोई पॉलिसी कंफर्म तो नहीं, कहीं पे कुछ भी चेंज हो सकता है। इसलिए आप बेहतर ये मैम कि आप अपनी अटेंडेंस जो है उसे प्रॉपर रखें। तो मैं देख रही हूँ कि कभी नहीं, वो, अटेंडेंस तो प्रॉपर ही रहेगी, लेकिन मैम वो थोड़े से जो रिकॉर्डिंग का होता है ना, वो कभी कभी नेट चला जाता है, वो दोबारा लीव हो जाती है, तो फिर वो ना कोई सर बुलाता है दोबारा, ना हमें एंटर करते हैं दोबारा। नहीं जी, ये रिकॉर्डिंग्स आपकी सारी मैं उसी जो जिस चैनल पे आप लास्ट टाइम जो मेरा था अकाउंट GCUF वाला अकाउंट जहाँ पे मैंने पहले अपलोड किए थे, वहीं पे मैं सारे अब ये जो लेक्चर है ना वो अपलोड करूँगी। और क्योंकि मुझे वहीं से जो लिंक है यूट्यूब का लिंक वो डालना है आपके पोर्टल में। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह वो जो लिंक है उसका वो आपके पोर्टल में डालना है, तो इसीलिए ये सारे के सारे जो लेक्चर रिकॉर्डिंग करूँगी ये रिकॉर्डिंग्स मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी है। जी मैम ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैम जी।